हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही पॉपुलर पोएट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रही है और उनकी लाइफ को वीडियो के एक पार्ट में बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता। बट हाँ, उनके करियर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं और कुछ पर्सनल लाइफ के किस्से मैं आज इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी। जॉन कीट्स बहुत ही छोटी उम्र तक जिए। ही जस्ट लिव्ड टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स की एज में उनकी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ हो गई। सो ही वॉज बोर्न इन 1795 एंड ही डाइड इन 1821। और इनका जो लिटरेरी पीरियड है वो भी बहुत छोटा है। जब इनकी लिटरेरी पोइट्री पब्लिश होने लग गई, लिटरेचर पब्लिश होने लगी, तब से लेकर 1821 तक सिर्फ 4 से 5 साल ही थे। तो जितनी भी इनकी राइटिंग्स हुई है वो इन्हीं 4 साल के पीरियड में हुई है। तो ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हम्बल बैकग्राउंड मतलब इनके जो फादर, ये पहली बात तो लंदन में बॉर्न हुए थे और इनके फादर एक हॉस्टलर थे। हॉस्टलर कौन होता है? जो हॉर्सेस की देखभाल करते हैं। तो वहाँ पे और ये हॉर्सेस की देखभाल करते थे अपने फादर इन लॉ के स्टेबल में, जिनका नाम था जॉन जेनिंग्स, और लेटर उसी स्टेबल को ये मैनेज करते हैं। जॉन कीट्स बहुत ही कोई पॉपुलर स्कूल में नहीं पढ़े, बट जॉन क्लार्क स्कूल था एक, एंड इट वाज अ वेरी बेसिक स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड मच फीस। बट ये बहुत ही ज़्यादा लिबरल काइंड ऑफ स्कूल था और वहाँ पर इनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आया बिकॉज इट वॉज मोर प्रोग्रेसिव दैन द बिग स्कूल्स इन दैट टाइम। इनका जो स्कूल से जो है इनका इंटरेस्ट क्लासिक्स और हिस्ट्री में डेवलप हुआ। 1795 में ये बॉर्न हुए हैं और हम 1804 की बात कर रहे हैं। और 1804 में इनके फादर की डेथ हो जाती है। और इनके फादर की डेथ कैसे होती है? एक एक्सीडेंट से। क्योंकि जब ये हॉर्स से घर वापस आ रहे होते हैं, घोड़े पर चढ़कर घर वापस आ रहे होते हैं, ये गिर जाते हैं और इनका स्कल फ्रैक्चर हो जाता है। सो ही डाइज देयर एंड ही डाइज इन स्टेट। इन स्टेट का मतलब क्या होता है? जब जो है आप अपनी विल नहीं लिख कर जाते हैं, जिसका काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। अब ये जो है 4 भाई बहन थे जॉन कीट्स। ये सब एक विलेज में अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाकर रहने लगे, जिनका नाम था एलिस जेनिंग्स। 1810 में जब कीट्स 14 साल के थे तब इनकी मदर की भी डेथ हो गई और अब टोटली ये अपनी ग्रैंड मदर की केयर में थे। कीट्स को बहुत ही जल्दी स्कूल छोड़ना पड़ा और वो काम करने लग गए थॉमस हेमंड के साथ। थॉमस हेमंड के साथ जो थॉमस हेमंड है वो सर्जरी और एपोथेकेरी में थे और वो नेबर थे और डॉक्टर थे जेनिंग्स फैमिली के। तो 1813 में क्या हुआ? अब क्या हुआ कि कीट्स का जो करियर था वो मेडिकल लाइन में जाने लगा। 1813 में ऐसे हालात थे कि वो जहाँ पे सर्जरी वगैरह होती थी उसी के ऊपर एक छोटा सा रूम था, वो कीट्स वहीं पर रहते थे। और कीट्स को कभी पता नहीं चला कि इनके फादर ने इनके लिए कुछ विल छोड़ी है और इनकी मदर ने विल छोड़ी है, और हमेशा ये एक डेट की लाइफ जीते रहे। बहुत ही लेटर इन द स्टेज ही गॉट टू नो ऑल दिस। फिर 1815 में इनकी 5 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी हुई जॉन हेमंड के साथ और कीट्स जो है एक मेडिकल स्टूडेंट बन गए गाइज हॉस्पिटल में। और वहाँ पे उनको ड्रेसिंग के लिए रख लिया गया, ड्रेसर की एक जॉब मिल गई उनको, और डॉक्टर्स को असिस्ट करते थे जब भी कोई सर्जरीज होती थी। तो मेडिकल ट्रेनिंग हो गई, हॉस्पिटल के आसपास रहते थे और उस टाइम तक ये पक्का हो गया था कि जो कीट्स हैं वो एक डॉक्टर बनेंगे। और उसके बाद उस दौरान कीट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। इट वॉज अ वेरी डार्क फेज इन हिज लाइफ बिकॉज ही वॉजंट एन्जॉइंग वॉट ही वॉज डूइंग। ही लाइक्ड रीडिंग, ही लाइक्ड राइटिंग, तो उस दौरान इन्हें वक्त नहीं मिल पाता था। बट तब भी 1814 में उन्होंने एक अपनी पोएम कंपोज करी, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जब वो 19 साल के थे। ले हंट और लॉर्ड बायरन से ये बहुत इंस्पायर्ड रहते थे और इन्हीं की तरह एक पोएट बनना चाहते थे। 1816 में जब इनको अपना एपोथेकरीज लाइसेंस मिलता है
एपोथेकेरीज लाइसेंस क्या होता है कि ये जो है एक फिजिशियन बन गए हैं और ये अब कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ फिजिशियन एंड अ सर्जन। तो जब 1816 में इनका एपोथेकेरीज लाइसेंस आता है, उसी साल के एंड में ये अपने गार्जियंस को इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए हमसे मेडिकल नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं पोएट बनने। सो इट साउंड्स वेरी ईजी, बट आप सोचो आप आप मेडिकल करियर में हो, आपने 5-6 साल उस करियर में दिए हैं, अब फाइनली आपका लाइसेंस आ गया है जब आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उससे कमा सकते हो, और आप जाकर अपने गार्जियन से कहते हैं नहीं अब हम एक पोएट बनेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी टफ जॉब टू बिकम अ पोएट ऑब्वियसली। तो क्या हुआ कि साथ साथ ही अपने गाइज हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी करते रहे और साथ ही में टाइम निकालते थे लिटरेचर पढ़ने का और लिखने का। 1816 में मतलब इनकी ले हंट से मुलाकात होती है और ले हंट से ले हंट जो है अग्री कर जाते हैं इनकी पोएट ओ सॉलिट्यूड को पब्लिश करना। और ले हंट जो है इनकी पोएम ओ सॉलिट्यूड पब्लिश करते हैं अपनी मैगज़ीन द एग्जामिनर में। उस टाइम पे काफ़ी चलती मैगज़ीन थी ये द एग्जामिनर, काफ़ी लीडिंग लिबरल मैगज़ीन थी, और पहली बार कीट्स की पोएम ले हंट ने प्रिंट कराई। ले हंट का जॉन कीट्स के पोएट बनने में बहुत बड़ा रोल है। फिर 1816 में, अच्छा क्लार्क का, ये जो इनके दोस्त हैं क्लार्क और ले हंट, इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर ये दोनों इनकी लाइफ में ना होते तो जॉन कीट्स पोएट ना बन पाते। चार्ल्स काउडन क्लार्क का क्या रोल रहा है, तो ले हंट से भी पहले क्लार्क थे, क्योंकि ये क्लार्क ही थे जिन्होंने ले हंट से इंट्रोड्यूस कराया हमारे जॉन कीट्स को। और जो ले हंट थे वो लॉर्ड बायरन और पीबी शेली के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आई में आ गए, मतलब अच्छे अच्छे पोइट्स के साथ इनका कांटेक्ट हो गया। और 5 ही महीने बाद जब ले हंट से मिले, उसके 5 मंथ्स बाद जो है इनकी पहली कलेक्शन पब्लिश होती है। जॉन कीट्स का पहला कलेक्शन पोइट्री का पब्लिश होता है, जिन्हें वो पोएम्स ही नाम देते हैं। और इस पोएम्स के कलेक्शन में जॉन कीट्स की आई स्टूड टिपटो एंड स्लीप एंड पोइट्री जैसी पोएम्स है। और ये दोनों ही पोएम्स हंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, लेकिन ये पॉपुलर नहीं हुई। बहुत गजब की बेइज्जती हुई कि भाई हमने तो आपकी पब्लिशर्स जो कहते हैं कि हमने तो आप पे भरोसा करके पब्लिश कर दिया, बट ये तो पॉपुलर ही नहीं हुई, ये तो बिकी ही नहीं। तो मतलब ओल्ड पब्लिशर्स ने तो एकदम साथ छोड़ दिया, वो तो अब चाहते ही नहीं थे कि हम पब्लिश करेंगे। बट थैंकफुली जो न्यू पब्लिशर्स थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे और वो उन्हें कीट्स में काफ़ी पोटेंशियल दिखा, और उन्होंने कीट्स को एडवांस पेमेंट कर दी कि नहीं आप लिखिए, हम आपका काम पब्लिश करेंगे। और कहाँ पब्लिश करेंगे, न्यू पब्लिशर्स कहते हैं कि हम आपका काम जो है कोलरिज, विलियम हैजलिट, कार्लाइल और चार्ल्स लैम्ब जैसे लोगों के साथ पब्लिश करेंगे। अब क्या हुआ कि इसके बाद और क्या हेल्प करा इन्हें पोएट बनने के लिए, ले हंट ने एक ऐसे पब्लिश करा 3 यंग पोएट्स। और 3 यंग पोएट्स कौन थे, शेली, कीट्स एंड रेनॉल्ड्स। तो इन तीनों का नाम जो है इन्होंने पब्लिश करा 3 यंग पोएट्स में। और कीट्स की सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर को पब्लिश करा इस ऐसे में। तो ऑब्वियसली ले हंट का भाई बहुत बोलबाला था, ही वॉज वेरी पॉपुलर। सो वट एवर ही डिड फॉर कीट्स was to actually make him popular, and Keats deserved it because Keats was beautifully writing the poems. उसके बाद हंट ने अब इंट्रोड्यूस करा कीट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लोगों से, जैसे कि टाइम्स के एडिटर से, जॉन हैमलेट रेनॉल्ड्स से और विलियम हैजलिट से भी इनकी मुलाकात कराई। कीट्स ने एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड बेली को, जिसमें उन्होंने लिखा, आई एम सर्टन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन। वॉट इमेजिनेशन सीजेज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। तो ये जो लेटर इन्होंने लिखा, ये कुछ सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि ये ट्रूथ और ब्यूटी वाली बात जो है ये अपनी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में लिखते हैं, और ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की लास्ट लाइन्स बन जाती हैं। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड यू विल नो। ये एक लेटर लिखा था कीट्स ने बेली को, वहाँ से इंस्पायर होके ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की लास्ट लाइन्स बनी। अभी तक मैंने कहा कि वो गाइज हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे थे, अब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी और ट्रैवलिंग शुरू करी।
जून 1818 में वो जो है लेक डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट याद है आपको? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं और वर्ड्सवर्थ के बारे में पता है तो वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और उन्होंने अपनी पोएट्री में लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत बोला। तो what happened that he became a traveler and he left his training completely at Guy's Hospital and he began traveling immensely. 1818 में 1818 में he traveled to the Lake District अपने दोस्त चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के साथ और कीट्स के ब्रदर एंड उनकी वाइफ जॉर्ज और जॉर्जना, ये दोनों भी इनको अकम्पनी करते हैं और ये लिवरपूल जाते हैं, फिर अमेरिका जाते हैं, ओहायो रहते हैं और केंटकी रहते हैं। 1818 में इनकी ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है। तो जब इनकी 1818 में ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है तो इनका एक बहुत ही मेजर वर्क इन्होंने लिखा है एनिस मिराबिलिस। इन एनिस मिराबिलिस इज नोन एज द मोस्ट मैच्योर वर्क ऑफ कीट्स एंड ये इन्होंने इस ट्रैवलिंग के दौरान 1818 से 1819 के बीच में लिखा था। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय अ सीरीज ऑफ रीसेंट लेक्चर्स बाय हैजलिट ऑन इंग्लिश पोएट्स एंड पोएटिक आइडेंटिटी। तो ये जो एनिस मिराबिलिस इनका मोस्ट मैच्योर वर्क है, ये कहाँ से इंस्पायर था? ये हैजलिट के लेक्चर से इंस्पायर्ड था। और फिर उसके बाद ब्राउन बताते हैं कि ओड टू नाइटिंगेल कहाँ से इंस्पायर थी। ये ब्राउन के साथ रह रहे थे और सामने एक प्लम ट्री था जहाँ पे नाइटिंगेल ने अपना नेस्ट बनाया हुआ था। तो वो जैसे ही देखते हैं कि नाइटिंगेल ने नेस्ट बनाया है, वो बाहर जाकर बैठ जाते हैं एंड ही कीप्स ऑन ऑब्जर्विंग। 2 से 3 घंटे बाद वो वापस अंदर जाते हैं विथ सो मेनी पेपर्स इन हिज हैंड एंड ही हैज़ कंपोज्ड ओड टू नाइटिंगेल। ऐसे ही जब वो ओड टू नाइटिंगेल लिखते हैं, उसके बाद वो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मेलंकली लिखते हैं। एंडीमेन भी बहुत फेमस है जॉन कीट्स की, जो कि उन्होंने थॉमस चैटरटन को डेडिकेट करी है। एंडीमेन इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन और इस वर्क को उन्होंने कहा था अ ट्रायल ऑफ माई पावर्स ऑफ इमेजिनेशन, एंडीमेन को। अब आते हैं थोड़ा इनकी क्रिटिसिज्म में। इनके सबसे बड़े क्रिटिक थे जॉन गिब्सन लॉकहार्ट। क्रिटिक मतलब, वैसे तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है एनालाइज करना, बट एक्चुअली ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो जॉन गिब्सन लॉकहार्ट जो है वो एंडीमेन को कहते हैं कि जो एंडीमेन है वो इम्पर्टर्बेबल ड्रिबलिंग इडियोसी है, मतलब बिल्कुल इडियोटिक वर्क है। एंड वो आगे ये लिखते हैं, और ये सब वो कहाँ कर रहे हैं? ये सब वो ब्लैकवुड मैगजीन में कर रहे हैं। अगर आप मैगजीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लैकवुड मैगजीन जो है ये हमेशा इन पोएट्स के अगेंस्ट बोलती है। कैसे? कीट्स के अगेंस्ट बोलती है। पोएट्स हु आर नॉट एजुकेटेड, पोएट्स हु बिलोंग टू अ लोअर क्लास। तो लॉकहार्ट जो है बोलते हैं कि इट इज़ बेटर एंड अ वाइजर थिंग कि आप जो है एक बेकार एपोथिकरी बने, लेकिन इतना बेकार जो है आप जो है पोइट्री नहीं लिखें। एंड ही सेज, सो बैक टू योर शॉप मिस्टर जॉन, बैक टू प्लास्टर्स, पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस। तो ही इज़ लाइक कि तुम भाई एपोथिकरी का काम कर लो, बट तुम पोइट्री का काम मत करो। लॉकहार्ट ने जो है द कॉकनी स्कूल टर्म को भी कॉइन करा। लॉकहार्ट ही थे जिन्होंने कॉकनी स्कूल को कॉइन करा। और कॉकनी स्कूल जो है उन्होंने ले हंट और उनके सर्कल के लिए बोला कि ले हंट और उनके साथ के जितने राइटर्स हैं ये सब एक कॉकनी स्कूल है, लो क्लास है, ठीक है। सो इट वाज एम्ड एट, मतलब ये जो है एम करा गया, ये जो यंग राइटर्स आ रहे थे जो कि अनकूथ थे, अनएजुकेटेड थे उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने किसी फॉर्मल स्कूल में पढ़ाई नहीं करी है। और दूसरी चीज़, उनकी पोइट्री में कोई राइमिंग नहीं है, एनी फॉर्मल डिक्शन को फॉलो नहीं करा है, फॉर्मल राइमिंग नहीं है, लो डिक्शन है। और उन्होंने ईटन, हैरो, ऑक्सब्रिज जैसे जगहों से पढ़ाई नहीं करी है। दे आर नॉट अपर क्लास एंड देयरफॉर लॉकहार्ट कुड नॉट इंक्लूड देम इन अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ पोएट्स। तो ऐसे ही उनका क्रिटिसिज्म हुआ। 1819 में और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स जॉन कीट्स ने लिखे हैं, जैसे द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेल देम सैंस मर्सी, हाइपरियन, लामिया, और इन्होंने एक प्ले लिखा है ओथो द ग्रेट। तो आज हमने जो बात करी है, आज हमने बात करी है जॉन कीट्स की लिटरेरी करियर के बारे में, कैसे उनका करियर बना, कैसे वो एक मेडिकल स्टूडेंट से एक पोएट बन गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉन कीट्स की लव लाइफ के बारे में बात करेंगे।
और उनके और पर्सनल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे. This was the video purely about his works. How did he become a poet? Who helped him? Who criticized him? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं कि किसने कीट्स को क्या कहा, एग्जामिनर में उनकी पहली पोएम पब्लिश होती है, हाउ डिड ले हंट हेल्प जॉन कीट्स, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. So I hope I was able to introduce you to our lovely poet John Keats, जो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए बट बहुत ही बड़ी ज़िंदगी उन्होंने जी है, बिकॉज ही हैज़ रिटन सच ब्यूटिफुल वर्क्स जो मेरे ख्याल से जो पोएट 60 साल भी जिए हैं उतनी अच्छी पोइट्री वो नहीं लिख पाए शायद. So that's all for today. Thank you for watching. Press the like button, share and subscribe to the channel. Thank you.